नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अननोन एकेडमिक्स में। हम अपनी जर्नी शुरू कर चुके हैं, हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। हिस्ट्री में ये हमारा है पहला चैप्टर। ठीक है, हम लोग कौन सा पढ़ रहे हैं? पहला चैप्टर। अब पहला चैप्टर में क्या पढ़ रहे हैं? आज उसका सब चैप्टर चौथा वाला पढ़ेंगे, जो कि है जर्मनी और इटली का निर्माण, और साथ ही साथ ब्रिटेन के बारे में भी कुछ जानेंगे कि आखिर ब्रिटेन बना कैसे पूरी तरह से। ठीक है, तो आज हम यही पढ़ने जा रहे हैं। तो जैसे कि कहते हैं, नोटबुक, पेन और वाटर बोतल ये लेके बैठ जाइए और हम लोग करेंगे आज क्लास अपना स्टार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले ये समझते हैं कि क्या क्या हुआ है। अभी यहाँ पे पढ़ रहे हैं हम लोग 1848 के बारे में। तो 1848 के बाद यूरोप में राष्ट्रवाद का जनतंत्र और क्रांति से अलगाव होने लगा था। ठीक है, राज्य की सत्ता को बढ़ाने और पूरे यूरोप में राजनीतिक प्रभुत्व हासिल करने के लिए रूढ़िवादियों ने अक्सर राष्ट्रवादी भावनाओं का इस्तेमाल किया है। इसे उस प्रक्रिया में देखा जा सकता है जिससे जर्मनी और इटली एकीकृत होकर राष्ट्र राज्य बने। जैसा आपने देखा कि राष्ट्रवादी भावनाएं मध्यवर्गीय जर्मन लोगों में काफ़ी व्याप्त थी और उन्होंने 1848 में जर्मन महासंघ के विभिन्न इलाकों को जोड़कर एक निर्वाचित संसद द्वारा शासित राष्ट्र राज्य बनाने का प्रयास किया था। अब यहाँ पे यही याद रखिए कि यहाँ पे आपको एक जर्मन महासंघ याद आएगा। ठीक है, 1848 में बना था और ये महासंघ क्या था? कुछ नहीं था, ये बहुत सारे छोटे छोटे इलाकों को जोड़ के बनाया गया था। और यहाँ पे क्या किया गया था? कोशिश संसद बनाने का, और संसद के द्वारा वहाँ पे राष्ट्र राज्य का बनाने की कोशिश किया जा रहा था। मगर आपको याद ही होगा कि वहाँ पे क्या हो गया, फिर वहाँ का जो राजा है वो उसमें शामिल नहीं हुआ और राष्ट्र निर्माण का जो ये पहल था उसको फौज यानी सेना की ताकत से दबा दिया। उनका प्रसा के बड़े भूस्वामियों ने भी समर्थन किया था, क्योंकि भूस्वामियों को भी इससे क्या हो रहा था? उससे हानि हो रहा था, नुकसान हो रहा था। तो नुकसान होगा तो कोई आएगा नहीं, तो उसने भी क्या किया? संसद को रोकने की कोशिश किया। भूस्वामी एक तरह के अमीर लोग हैं जो राजाओं के पास ज़्यादातर रहते हैं, राजाओं से उनकी करीबी ज़्यादा है। ठीक है, तो वो क्या कर रहे थे? राजाओं का पक्ष ले रहे थे। उसके पश्चात प्रसा ने, यहाँ से इंपॉर्टेंट है, यहाँ से लगाइएगा टिक। प्रसा ने क्या किया? कहाँ से लिखी? यहाँ से टिक लगाइएगा कि प्रसा ने राष्ट्रीय एकीकरण के आंदोलन का नेतृत्व संभाला। ठीक है, यहाँ पे उसके पश्चात लिखा हुआ है, तो उसके पश्चात के बाद आप यहाँ पे क्या लिखेगा? 1948 के बाद लिखेगा। 1948 के बाद प्रसा ने राष्ट्रीय एकीकरण के आंदोलन का नेतृत्व संभाला। उसका प्रमुख मंत्री ऑटोवन बिस्मार्क को बनाया गया और इसने क्या किया? प्रसा की सेना और नौकाशाही की मदद ली। नाम क्या है? ऑटोवन बिस्मार्क। ऑटोवन बिस्मार्क क्या है? एक इंपॉर्टेंट व्यक्ति है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। अभी जानने के लिए ये जरूरी है कि प्रसा को सेना और नौकाशाही का मदद लिया। ठीक है, प्रसा यानी कि अभी हम लोग क्या बात करें? वर्तमान जर्मनी का। किसका बात कर रहे हैं हम लोग? वर्तमान का जर्मनी का। 7 वर्ष के दौरान ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस से 3 युद्ध हुआ और तीनों में प्रसा की जीत हुई और इस तरह से एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हुई। जनवरी 1871 में वारसे में हुए एक समारोह में प्रसा के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया। तो यहाँ तक ये हो गया आपका क्या? यह है जर्मनी का एकीकरण का कारण। ठीक है, यानी कि जर्मनी का एकीकरण कैसे होता है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अगर क्वेश्चन आएगा कि जर्मनी का एकीकरण कैसे हुआ, तो आप यहाँ पे 1848 के बाद से लिख सकते हैं ये पूरा लाइन। ठीक है, और ये क्वेश्चन जब भी आएगा ये 5 नंबर के लिए आएगा, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आप इसको VVI करके भी रख सकते हैं, इसको याद करके ज़रूर रखिएगा। आगे देखिए, एक कहानी बता रहा है कि उस समय का क्या बात हो रहा था कि 18 जनवरी 1871 की सुबह बेहद ठंडी थी। जर्मन राज्यों के राजकुमार, सेना के प्रतिनिधि और प्रमुख मंत्री जो ऑटोवन बिस्मार्क था, जिसने ये सब सारा खेल किया था, वो सभी के सभी कहाँ पहुँचे थे? वारसाई में। वारसाई में के एक महल है जिसको बोलते हैं शीश महल, और शीश महल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? हॉल ऑफ मिरर्स। तो यहाँ पे एक सभा हुई। सभा ने प्रसा के काइजर विलियम प्रथम के नेतृत्व में एक नए जर्मन साम्राज्य की घोषणा की। तो पूरा नाम क्या है उसका? काइजर विलियम प्रथम। और ये क्या हो गया? ये नया सम्राट बन गया। कहाँ का? ये बना जर्मनी का। और इस तरह से ये खत्म हो जाता है। अब इटली का कहानी देखिए। इटली का कहानी थोड़ा लंबा है, इसको समझना होगा कि इटली क्या है। जर्मनी की तरह इटली भी क्या था? राजनीतिक विखंडन था, मतलब टूटा हुआ था। जैसे कि आपको पता है कि इटली अनेक वंशानुगत राज्यों तथा बहुराष्ट्रीय हैब्सबर्ग साम्राज्य में बिखरा हुआ था। ठीक है, जैसे कि
ये है जर्मनी का एकीकरण। तो जर्मनी का जो मैप है इसमें देख लीजिए, ये जो प्रसा वाला क्षेत्र है, ठीक है, ये प्रसा वाला क्षेत्र के बाद यहाँ पे दिया हुआ है कैसे कैसे ये लोग कर रहा था, ठीक है। इसको पढ़ लीजिए, ऐसे इंपॉर्टेंट ज़्यादा नहीं है, क्या कि ये पूछता नहीं है, ना ही एग्जाम में बनाने आएगा। हम लोग पढ़े थे इटली। इटली में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हैब्सबर्ग साम्राज्य बिखरा हुआ है राज्यों में, कई छोटे छोटे इलाकों में। और यहाँ पे क्या बता रहा है कि 19वीं सदी के मध्य में इटली जो है वो 7 राज्यों में बटा हुआ था, ठीक है, जिनमें से केवल एक सार्डिनिया पिएडमोंट इतालवी राजघराने का शासन था, ठीक है। मतलब इतालवी राजघराने मतलब इटली का जो सम्राट है वो क्या है, वो सम्राट केवल सार्डिनिया पिएडमोंट में ही क्या कर रहा है, अपना कब्जा हुआ है और वहीं पे संभाल रहा है। लेकिन ये क्या है, ये 7 राज्यों में बटा हुआ है, यानी कि इसके सार्डिनिया पिएडमोंट के अलावा 6 और राज्य जिस पर किसी और देश का कब्जा था। तो वो कैसे कैसे है, तो उत्तरी जो भाग है वो किसके कब्जे में था, ऑस्ट्रिया हैब्सबर्ग के अधीन था। जबकि मध्य इलाका किसके कब्जे में था, पोप के शासन में, पोप मतलब कि चर्च के हाथ में था, ठीक है। उसके अलावा दक्षिणी क्षेत्र जो है वो स्पेन के बुर्बर राजाओं के अधीन था। तो स्पेन का जो है बुर्बर राजवंश उसके अधीन था, ठीक है। इतालवी भाषा ने भी साझा रूप हासिल नहीं किया था और अभी तक उसके विविध क्षेत्रीय और स्थानीय मौजूद थे। मतलब इटली को पूरे इटली में बोला नहीं जाता था, इतालवी लैंग्वेज जो है उसको पूरे इटली में बोला नहीं जाता था। 1830 के दशक में आपको याद ही होगा, जिसमें मैजनी ने क्या किया था, एक कोशिश किया था इतालवी गणराज्य को एक बनाने का। उसके लिए उसने क्या बनाया था, एक गुप्त संगठन बनाया था, नाम था इसका यंग इटली। आपको याद ही होगा, दूसरा सब चैप्टर में पढ़े ही थे लास्ट पैराग्राफ में। आगे देखिए, 1831 और 1848 में क्रांतिकारी विद्रोह की असफलता से युद्ध के जरिए इतालवी राज्यों को जोड़ने की जिम्मेदारी सार्डिनिया पिएडमोंट के शासक विक्टर एमेनुएल द्वितीय पर आ गई। 31 और 48 में लड़ाई हुआ था, ठीक है, लेकिन इसके बाद भी क्या हुआ, वहाँ पे हार ही मिला, असफलता मिली। तो ये किसको जिम्मेदारी मिली, ये मिली बाद में वहाँ का जो शासक था, राजा था, विक्टर एमेनुएल द्वितीय को, ठीक है। अब आगे देखिए, इस क्षेत्र के शासक अभिजात वर्गों की नज़र में एकीकृत इटली उनके लिए आर्थिक विकास और राजनीतिक प्रभुत्व की संभावनाएं उत्पन्न करता था। अब यहाँ से ये अगला पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मंत्री प्रमुख जो है काबूर, जिसने इटली के प्रदेशों को एकीकृत करने वाले आंदोलन का नेतृत्व किया था, ना तो वो एक क्रांतिकारी था, ना ही जनतंत्र में विश्वास रखने वाला व्यक्ति था। तो ये हो गया काबूर का परिभाषा या परिचय, काबूर कौन था, ठीक है। लेकिन काबूर क्या था इटली के लिए, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो समझिए कि जो ये काबूर है, काबूर जो है इतालवी अभिजात वर्ग के तमाम अमीर और शिक्षित सदस्यों की तरह ही वो क्या बोलता था, इटली भाषा से ज़्यादा अच्छा फ्रेंच भाषा बोलता था। ये भी क्या है, काबूर का ही एक व्यक्तित्व का परिचय है। फ्रांस से सार्डिनिया पिएडमोंट में, यहाँ से इंपॉर्टेंट है, फ्रांस से सार्डिनिया पिएडमोंट की एक चतुर कूटनीतिक संधि, डिप्लोमेटिक संधि, जिसके पीछे काबूर का हाथ था, से सार्डिनिया पिएडमोंट 1859 में ऑस्ट्रिया बलों को हरा पाने में कामयाब हुआ। तो फ्रांस से ये क्या किया, एक संधि किया, सार्डिनिया पिएडमोंट यानी कि विक्टर एमेनुएल द्वितीय, ये जो शख्स है जो यहाँ का राजा है, उससे क्या किया, ये संधि किया और फ्रांस की मदद से ऑस्ट्रियाई बलों को, यानी कि ऑस्ट्रियाई जो शक्ति थी उसको मार के भगा दिया। कब, 1859 में। इसके बाद देखो, यानी कि एक देखिए यहाँ पे आपको दिया हुआ था ना, यहाँ पे उत्तरी भाग किसके अधीन था, ऑस्ट्रिया हैब्सबर्ग के अधीन। तो हैब्सबर्ग तो खत्म हो गया, इसको जीत लिया। अब बचा कौन कौन है, मध्य इलाका जो बचा हुआ है पोप के शासन में, और दक्षिणी इलाका, मध्य और दक्षिणी, याद रखिएगा। दक्षिणी किसके हाथ में है, स्पेन के हाथ में। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब आगे देखिए, आगे लिखा है कि नियमित सैनिकों के अलावा जूसेप्पे गैरिबोल्डी के नेतृत्व में एक सशस्त्र स्वयंसेवकों का बल भी आया, यानी कि गैरिबोल्डी है, ठीक है, गैरिबोल्डी, और उनके साथ कौन है, स्वयंसेवक है। ये सब मिलकर कहाँ जाएंगे, देखिए 1860 में वे का मतलब यहाँ पे क्या है, गैरिबोल्डी और स्वयंसेवक। तो 1860 में वे दक्षिणी इटली और 2 सिसिली राज्यों में प्रवेश करेंगे और स्पेनी शासकों को हटाने के लिए स्थानीय किसानों का भी यहाँ पे क्या करते हैं, मदद लेते हैं और उसको हरा देते हैं। तो दक्षिणी इटली स्पेन के हाथ में था, ठीक है, ये तो है ही। और 2 सिसिली जो राज्य है, ये मध्य का इलाका जहाँ पर पोप का शासन हुआ करता था, इनको भी हरा दिया। तो इस तरह से गैरिबोल्डी और स्वयंसेवक और साथ ही साथ इनके साथ लास्ट में कौन आके मिल गए, किसान। तो किसानों ने सभी ने मिल करके क्या किया, वहाँ पे मध्य इलाका
और दक्षिणी इलाका दक्षिणी इटली को क्या किया, इमानुएल द्वितीय के हवाले कर दिया। यानी कि 1861 में, ये अगला पॉइंट हो जाएगा, ये वाला पॉइंट हो जाएगा यहाँ पे। 1861 में इमानुएल द्वितीय को एकीकृत इटली का राजा घोषित किया गया। ठीक है, ये लास्ट पॉइंट हो जाएगा। यानी कि इटली का यहाँ पे एकीकरण हो जाता है। उत्तर वाला फ्रांस के साथ एग्रीमेंट किया और किसको हराया, ऑस्ट्रिया को। ठीक है, जबकि यहाँ दक्षिणी और मध्य इलाका में गैरिबोल्डी स्वयंसेवक और किसानों ने मिल करके स्पेन को हराया और पोप को भी हराया। ठीक, और लास्ट में यही लाइन हो गया कि इमानुएल द्वितीय को एकीकृत इटली का राजा घोषित किया गया। लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ भी था कि जैसे कि इटली के जो अधिकांश निवासी थे उसमें क्या था, निरक्षरता ज़्यादा थी। अब निरक्षरता ज़्यादा है तो इनको उदारवादी राष्ट्रवादी विचारधारा तो पता ही नहीं होगा। तो ये लड़े क्यों? लड़े इसलिए कि दक्षिणी इटली का जो जितने भी आम किसान थे, जितने ये जो किसान थे, ये किसानों ने लड़ाई इसलिए किया क्योंकि उसको लगता था कि इटालिया, जिसके बारे में कभी सुना ही नहीं था, वे मानते कि ला टालिया जो है, ला टालिया, ये इटालिया को क्या पढ़ते थे, ला टालिया। ला टालिया जो है विक्टर इमानुएल की पत्नी है जिनको ये बचा रहे हैं। ऐसा ये सोच करके ये क्या कहते थे, लड़ाई पूरी लड़े हैं कि अब क्या करना है, विक्टर इमानुएल की पत्नी जो ला टालिया उनको बचाना है, इसलिए लड़ रहे हैं। ठीक है, इनको ये भी नहीं पता है कि ला टालिया नहीं, इटालिया था, यानी इटली को बचाने के लिए, एक करने के लिए ये लोग लड़ रहे हैं। तो ये बात भी हो गई यहाँ पे ख़त्म। अब ब्रिटेन के बारे में थोड़ा सा जानना था तो देख लेते हैं। कुछ विद्वानों ने तर्क दिया कि राष्ट्र या राष्ट्र का मॉडल या आदर्श ग्रेट ब्रिटेन है, लेकिन ग्रेट ब्रिटेन कैसे बना वो भी देखना होगा ना, तो देख लेते हैं। तो 18वीं सदी के पहले ब्रितानी राष्ट्र यानी ब्रिटेन राष्ट्र था ही नहीं। ठीक है, ब्रितानी द्वीप समूह में रहने वाले, यानी ब्रिटेन का जो द्वीप समूह वहाँ पर रहने वाले अंग्रेज थे, वेल्स थे, स्कॉट थे और आयरिश थे। ठीक है, तो ये वाला जो है मैप, आप जो याद होगा कि पहले चैप्टर में एक मैप दिखाए थे, उस मैप में अंग्रेज भी है, वेल्स भी है, स्कॉट भी है, आयरिश भी है। एक काम करते हैं, एक बार आपको फिर से दिखाते हैं। नाम याद रखिएगा कौन कौन सा, अंग्रेज, वेल्स, स्कॉट और आयरिश। तो देखिए, अंग्रेज कहाँ के हो गए, इंग्लैंड के, वेल्स हो गया, स्कॉटलैंड हो गया और आयरिश हो गया। यही चार मिलकर क्या बनाएंगे, ग्रेट ब्रिटेन का निर्माण करने वाले हैं। तो हम यही देखने जा रहे हैं कि ग्रेट ब्रिटेन का निर्माण होता कैसे है। तो यहाँ पे चार तरह के लोग हैं, अंग्रेज है, वेल्स है, स्कॉटलैंडिश है और आयरलैंडिश है। ठीक है, तो चलिए अब वापस चलते हैं अपनी जगह। हाँ, तो अंग्रेज, वेल्स, स्कॉट और आयरिश ये सभी वहाँ की क्या थी, अपने अपनी जातियाँ थी, जिनको एथनिक ग्रुप कहते हैं या नृत्य जातियाँ कहते हैं। नृत्य जातियाँ जब भी कहते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि उनका एक सांस्कृतिक त्यौहार है, पर्व है और उनका जनजातीय पृष्ठभूमि है। ठीक है, तो वो उनकी कोई अपनी अलग से कोई पहचान है, इसलिए उसको क्या कहते हैं, नृत्य जाति कहते हैं। नृत्य जाति का मतलब हो गया कि अपनी पहचान वाला, अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति वाली, एक अलग से। ठीक है, तो इन सभी जाति समूहों को अपनी सांस्कृतिक और राजनीतिक परंपराएं अपनी अपनी हुआ करती थी। लेकिन जैसे जैसे आंग्ल राष्ट्र यानी कि अंग्रेज जो है, इंग्लैंड जो है, तो आंग्ल राष्ट्र की धन दौलत और अहमियत और सत्ता में वृद्धि हुई, द्वीप समूह के अन्य राष्ट्रों पर अपना प्रभुत्व बढ़ाने में सफल हुआ। यानी कि धीरे धीरे जैसे जैसे ये अंग्रेज लोग अमीर हुए, ठीक है, अमीर जैसे जैसे हुए, इनका प्रभाव इन पर बढ़ता गया। फिर एक लंबे टकराव और संघर्ष के बाद आंग्ल संसद ने 1688 में राजतंत्र से ताकत छीन ली। पहला तो ये काम किया कि इंग्लैंड के राजा से खुद पहले वो क्या किया, सत्ता छीना, ताकत छीना, और उसको किसके हवाले कर दिया, संसद के हवाले कर देगा। ठीक है, यानी कि जो राजा का सत्ता है वो बस नाम मात्र का राजा रह गया, सारी शक्ति किसके पास चली गई, संसद के पास चली गई। तो पहला लाइन ये है कि आंग्ल संसद ने 1688 में राजतंत्र से ताकत छीन ली। इस संसद के माध्यम से एक राष्ट्र राज्य का निर्माण हुआ जिसका केंद्र था इंग्लैंड। तो पहला पॉइंट, कैसे इंग्लैंड का ताकत पहले बढ़ता है। फिर उसके बाद दूसरा पॉइंट में ये है कि इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच एक संधि होता है, एक एग्रीमेंट होता है, एक्ट ऑफ यूनियन 1707 में। उससे क्या होता है कि यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन होता है। इससे क्या होता है कि इंग्लैंड व्यवहार में स्कॉटलैंड पर अपना प्रभुत्व जमा लेता है। ठीक है, इस तरह से क्या हुआ कि
स्कॉटलैंड पे इंग्लैंड का दबदबा बढ़ गया। ठीक, अब इसके बाद क्या हुआ कि अब जब ब्रिटानी संसद मतलब ब्रिटेन का जो संसद है उसमें आंग्ल सदस्य मतलब अंग्रेजों का दबदबा बढ़ता गया। एक ब्रितानी पहचान के विकास का अर्थ यह हुआ कि स्कॉटलैंड की जो खास संस्कृति और राजनीतिक संस्थाएं थी वो सब क्या हो गया, वो सब दब गया, खत्म हो गया। स्कॉटिश हाईलैंड के निवासी जिन कैथोलिक कुलों ने जब भी अपनी आज़ादी को व्यक्त करने का प्रयास किया उन्हें जबरदस्त दमन का सामना करना पड़ा, यानी मारा पीटा गया, उनको दबाया गया। स्कॉटिश हाईलैंड के लोगों को अपनी गैलिक भाषा, जो उनकी अपनी गैलिक भाषा होती थी, स्कॉटिश हाईलैंड, ये भी याद रखिएगा कि स्कॉटिश हाईलैंड के जो लोग हैं उनकी अपनी भाषा होती थी जिसको बोलते थे गैलिश भाषा, यानी कि स्कॉटलैंड की जो भाषा है वो कौन सी भाषा है, गैलिक। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये 1 नंबर में आ सकता हो सके तो ये भी याद रखिएगा। और उनकी जो अपनी राष्ट्रीय पोशाक थी वो भी पहनने की मनाही हुआ करती थी। उनमें से बहुत सारे लोग अपना वतन छोड़ने पर भी मजबूर हो गए। इस तरह से स्कॉटलैंड को पूरी तरह से दबा दिया गया। ठीक है, लेकिन आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट कहाँ है, तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए पहला ये हो गया। ठीक है, यहाँ से लेकर के यहाँ पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये हो गया आपका यहाँ से लेकर के यहाँ तक। तो ये दोनों पॉइंट अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए। आगे चलते हैं। अब बचा कौन, आयरलैंड। आयरलैंड के बारे में देख लीजिए कि आयरलैंड का भी हस्त कुछ ऐसा ही होता है जैसे कि वह देश कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट धार्मिक गुटों में गहराई में बटा हुआ था। जैसे कि ये सब जब चल रहा था स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के बीच, तब आयरलैंड में क्या हो रहा था कि आयरलैंड में धर्म के नाम पर लड़ाई चल रहा था। ठीक है, आयरलैंड में 2 गुटों में लोग बढ़ चुके थे पहले से, एक था कैथोलिक और दूसरा प्रोटेस्टेंट। ठीक है, अब कैथोलिक वाले जो गुट के लोग थे ये लोग रूढ़िवादी थे, ये बदलाव नहीं चाहते थे अपने धर्म में, जबकि प्रोटेस्टेंट वाले जो हैं उदारवादी थे, ये चाहते थे कि जितनी भी गलत चीज़ें वो लिखी गई है वो सबको ना माने। ठीक है, और अपने देश को और आगे बढ़ाएं। तो ये हुआ कि कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट 2 ग्रुप पहले से बना हुआ था आयरलैंड में। जो अंग्रेज थे, अंग्रेजों ने क्या किया कि आयरलैंड में प्रोटेस्टेंट धर्म वालों को अपना क्या किया, मदद किया। यानी कि इसमें कौन जुड़ गया, इसमें अंग्रेज आकर जुड़ के बोले कि हम तुम्हारा मदद करेंगे, तुम लड़ो। तो इस तरह से क्या हुआ कि अंग्रेज प्रोटेस्टेंट का मदद किए और कैथोलिक का दबाएं। यहाँ पे कैथोलिकों ने विद्रोह किया तो उसको भी कुचल दिया गया। वोल्फटन और उसकी यूनाइटेड आयरिश मैन की अगुवाई में ये सब मतलब आयरिश के लोगों ने भी क्या किया, एक विद्रोह किया जिसको दबा दिया गया। अब बाद में 1801 में आयरलैंड को बलपूर्वक यूनाइटेड किंगडम में शामिल कर लिया गया। तो ये भी याद रखिएगा, यहाँ पे क्या होता है, आयरलैंड को शामिल कर लिया जाता है किसमें, इंग्लैंड में, ब्रिटेन में। ठीक है, तो ये पॉइंट लास्ट है जिसमें कि आयरलैंड को दबा दिया जाता है। वहाँ का जो लीडर रहता है वोल्फटन, उसको भी पकड़ लिया जाता है और एक नए ब्रिटानी राष्ट्र का निर्माण यहाँ पे हो जाता है, जिस पर किसका प्रभाव होता है ज़्यादा, आंग्लेय संस्कृति का, यानी कि अंग्रेजों का। इसको अगले लाइन में लिखिएगा। फिर उसके हिसाब से फिर नए ब्रिटेन के प्रतीक चिन्ह बनते हैं, ब्रिटेन का झंडा बनता है जिसको यूनियन जैक कहते हैं, उनके राष्ट्रगान है गॉड सेव आवर नोबल किंग, ये भी चलता है। ठीक है, यहाँ तक लिखिएगा। ये हो गया अगला लाइन। तो इसमें से होता है कि एक नंबर में पूछता है ब्रिटेन का झंडा का क्या कहते हैं, तो यूनियन जैक। राष्ट्रीय गान उनका क्या है, तो गॉड सेव आवर नोबल किंग। ये सब भी 1 नंबर में पूछता है, तो ये भी याद रखिएगा, इसको भी नोट कर लीजिएगा। इस तरह से आपका ये जो चौथा सब चैप्टर है वो खत्म होता है। अच्छा हाँ, पहले बोले थे कि आपको क्यूज़ करेंगे, तो क्यूज़ हम करेंगे, सोच रहे हैं कि आप पूरा ये चैप्टर पूरा खत्म होने ही वाला है, तो पूरा चैप्टर खत्म करके हम क्विज़ रखेंगे। तो अगर आपने वीडियो पहला, दूसरा और तीसरा ये तीनों वीडियो अगर नहीं देखा तो देख लीजिए, क्योंकि ये है चौथा वीडियो हमारा। आगे भी हमारा 2 वीडियो आएगा या फिर 1 वीडियो आएगा, देखा देंगे जैसा होगा, 5-6 का या 5 और 6 अलग अलग, देखते हैं जैसा भी होगा वैसा करेंगे। और उसके बाद हम लोग रखेंगे क्विज़। ऐसे क्विज़ हम नॉर्मली क्या करते हैं, कम्युनिटी टैब में डाल देते हैं यूट्यूब का, तो वहाँ पे भी जाकर देख सकते हैं। टेलीग्राम का भी लिंक डाल देंगे, उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे भी क्विज़ चलते रहता है। और साथ ही साथ इंस्टाग्राम पे भी जुड़ना ना भूलिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए। जितना शेयर करेंगे उतना ज़्यादा हमें खुशी होगी। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर और कोशिश करते हैं जल्दी मिलने का।